हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद से हम एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं जो कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा है सार संग्रह बुक का बायोलॉजी। पिछले दिनों मैंने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर चुका है। डाइजेस्टिव सिस्टम एवं स्केलेटन सिस्टम ख़त्म चल रहे हैं। ये हमारा बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिनमें कि आज का जो टॉपिक है ये है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बहुत एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप अपने बॉडी के रिलेटिव भी जान सकते हैं। और एग्ज़ाम अगर आप जान जाते हैं तो बिल्कुल आपका एग्ज़ाम भी अगर इससे निकल जाता है तो ये बहुत भी अच्छी बात है। ये बुक हमारा सार संग्रह है। तो अन्य बातें न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और आप हमारे साथ बने रहेंगे जिससे कि आपका आगामी परीक्षाओं के लिए जो आपने टारगेट किया है वह क्लियर होता रहेगा। जिसमें कि बात करता है, पहला लाइन है, लार किसका पाचन करता है? स्टार्च का। अगर स्टार्च कौन सा होता है? जैसे ग्लूकोज होता है, जैसे हम लोग चावल खाए, रोटी खाए, तो पूछा जाएगा, अगर इनका पूछा जाएगा पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ग्लूकोज का स्टार्चन जो कि पाचन जो होता है मुख गुहा से होता है। ठीक है, मुख में ही पहला पाचन हो जाता है, फिर ग्रसनी द्वारा आता है छोटी आंत में उसको अच्छी तरह से पाचन करके उसे बड़ी आंत में उसे मल्टीप्लिकेशन के लिए भेज दिया जाता है। तो इसीलिए बात करता है लार का पाचन किसकी सहायता से होता है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? वह स्टार्च के पाचन में लार सहायक होता है। अगर हमारे मुख में लार नहीं बनेगा तो बिल्कुल अनुमानित किया जाता है कि हमें भोजन निगलने एवं ग्लूकोज पचाने में, चावल रोटी इत्यादि पचाने में हमें बिल्कुल दिक्कत हो सकती है। ठीक है, लार में टाइलिन पाया जाता है जिसके कारण स्टार्च का पाचन अच्छी तरह से होता है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग के द्वारा स्रावित किया जाता है? अग्नाशय द्वारा लाइपेज एंजाइम होता है कि पैंक्रियाज में यह सिक्रीज होता है। और जो कि यह लाइपेज जो कि यह फैटी लीवर को फैटी एसिड में तोड़ता है, फैटी को फैटी एसिड में तोड़ता है, फिर ग्लाइकोजन में, फिर एटीपी में के फॉर्म में तोड़ता है। कौन सा? यह लाइपेज एंजाइम अग्नाशय में उपस्थित होने के कारण इत्यादि वसा का पाचन होता है। आगे अगर बात करते हैं, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? लाइपेज का जब वसा और जल का जब जलीय अपघटन होता है तो उससे जो प्राप्त होता है वसीय अम्ल निकलता है, मतलब फैटी एसिड निकलता है एवं ग्लिसरॉल बनके निर्माण होता है, जिससे ग्लिसरीन से हमारे बॉडी में एनर्जी अच्छी मात्रा में आ जाता है इत्यादि। यह फैट के पाचन से बनते हैं। आगे बात करते हैं, आगे कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होती है? यह सिक्रेटिन होता है जो कि छोटी आंत में स्रावित होता है एवं फूड मेलाइजेशन के लिए, मतलब फूड को पचाने एवं मिक्स करने में, पाचन करने में सहायता होता है। आगे बात करते हैं, पित्त का संचय कहाँ पर होता है? पित्ताशय में होता है, जिसको कि गॉल ब्लैडर के नाम से जाते हैं। यह अवस्थित कहाँ पे होता है? हम देखते हैं, ये हमारा जो फेफड़ा होता है और ये बीच का हो गया स्टर्नम बोन, ये इन्हीं के बीच में होता है, इस साइड हार्ट के बगल में रहता है। आप लोग जब अगर देखते होंगे, अगर आप नॉन वेजिटेरियन होंगे तो बिल्कुल ही आप मटन या चिकन काटते समय आप ध्यान देते होंगे कि यह यकृत में पाए जाते हैं, जिनको कि हम लोग लैंग्वेज में कलेजा बोलते हैं। ठीक है, पित्ताशय का संचय जो होता है यह पित्ताशय में होता है। इसमें की बात करते हैं, पित्त का जो बाइल, मतलब कोई भी जूस अगर बन रहा है उसमें एक जूस रहता है जो कि बहुत ही क्षारीय रहता है, जो कि यकृत में होता है। यह वसा को वसीय अम्लों में एसिड में तोड़ता है। देखिए, फैट को अगर तोड़ने में अच्छा सहायता करता है तो कौन करता है? यह पित्ताशय करता है, जिसको कि फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है एवं पाचन करता है, जिससे कि फैट को टूटने के बाद फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। आगे बात करते हैं, किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? प्रोटीन का अगर पाचन की कंप्लीटली बात करें तो आंत में पूर्ण हो जाता है। अगर पूछा जाएगा कि मुख में वैसा कौन सा पोषक पदार्थ जिनका कि मुख से पाचन चालू हो जाता है, वो है कार्बोहाइड्रेट, जिसको कि हम लोग स्टार्च के नाम से जानते हैं। और स्टार्च का अगर पाचन कहाँ पे समाप्त होता है अगर बात की जाए तो वो बड़ी आंत में एवं प्रोटीन का पाचन पूर्णतः समाप्त होता है, पाचन पूर्ण होता है वह आंत में होता है, मतलब बड़ी आंत एवं लार्ज इंटेस्टाइन एवं स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रोटीन्स का पाचन हो जाता है कंप्लीटली रूप से।
अमाशय की भित्ति, जो कि कोई भित्ति मतलब जैसे अमाशय ये है, ठीक है, उनकी एक दीवार आता है, एक ना तौलिया जैसा आप लिख के देखते हैं कि भित्ति के कौन सा हार्मोन स्रावित, गैस्ट्रीन एक हार्मोन होता है जो कि जैसे कि ये तौलिया जैसा जो होता है उसमें गैस्ट्रीन नाम का एक एंजाइम निकलता है जो कि हमारे भोजन को इसमें चुभता है और वह पचाने में सहायता है। कौन सा एंजाइम? गैस्ट्रीन एंजाइम। अगली बात करें, लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम की क्रिया मतलब बात करता है। लार का जो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में किस माध्यम में क्रियाशील होता है? यह हल्के अम्लीय माध्यम में, जो कि यह खट्टे पदार्थ के रूप में निकलते हैं हमारे लार, जो कि यह ग्लूकोज का पूर्णतः यह पाचन करने में एवं प्रोटीन का पाचन करने में भी यह सहायता प्रदान करते हैं। आगे बात करते हैं अमाशय, जो कि स्टोमेच के नाम से जाना जाता है, की दीवार पेशीय संकुचन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहलाता है? कर्मानुकोचन। एवं अगर पूछा जाएगा कि संकुचन है अगर फैलता है तो उसको बोला जाएगा मस्कुलर रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। ये कहाँ पर होता है? यह अमाशय में दीवारों पर होता है। आगे अगर पाचन तंत्र की बात करते हैं, पाचन तंत्र के किस रस को कोलेस्ट्रॉल मतलब पाचन तंत्र में किस तंत्र में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? यह पित्त में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है एवं पित्ताशय में कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? बैड ऑयल अगर हम लोग खाते हैं, जैसे पाम ऑयल हो गया इत्यादि, अधिक मात्रा में अगर हम लोग फैट खाते हैं तो जिससे कि बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है, जिसको कि हम लोग वो हमारे शरीर में बहुत सारी विकार लेकर उत्पन्न होती है। यह कहाँ पर पाया जाता है? पहला यह पित्ताशय से चालू होता है, अगर पित्ताशय में अधिक बन जाएगा तो यह वेन, आर्टरी इत्यादि जगहों या ब्लड लॉकेज में काम करता है, ठीक है, ब्लड को लॉक करने में काम करता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा होते हैं हमारे बॉडी में एवं ग्लाइकोलाइसिस करते हैं एवं फैटी एसिड से टूट के हमारे बॉडी को वह एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आगे बात करते हैं अमाशय में भोजन के जीवाणुओं में कौन सा बात करता है? अमाशय में भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? HCl। मतलब अगर हम खाना खाते हैं कोई भी बैक्टीरियल फूड तो खा तो लेते हैं, अगर इतना बैक्टीरिया अगर जिंदा भी रह जाएगा तो हम बीमार जल्दी पड़ जाएंगे। जो कि अमाशय में भोजन जाने के बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो कि बहुत ही पावरफुल गैसेस होता है एवं अम्ल होता है, जिससे कि कोई बैक्टीरिया क्या अगर आप उस गैस में अगर आप अपना लगे हाथ का अंगुली भी अगर डाल दीजिएगा तो वह क्षण मिनटों में उसका गल सड़ा के उनका समाप्त कर देगा। बहुत ही क्रियाशील होते हैं, ठीक है, अभिक्रियाशील होते हैं HCl। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिकोशिका परिसेका होते हैं मतलब जो होते हैं? अब बड़ी आंत में अगर बात करते हैं कि मनुष्य के शरीर में जो कि कृमि होता है, जो कि हम लोग टेनिया सोलियम हर्माफ्रोडाइट के नाम से जाना जाता है, लीच जो बोलते हैं उसको, यह बड़ी आंत में होता है। अगर ये बड़ी आंत में लीच हो जाएगा तो इसके लिए मेडिसिन आता है अल्बेंडाजोल। बच्चों के लिए इसको हाफ टैबलेट दिया जाता है रात में सोने वक्त, या तो बड़े लोग या जो कि 18 ईयर से प्लस के हैं वो अल्बेंडाजोल एक टैबलेट यूज कर सकते हैं। या इसके लिए आंत में अगर कृमि हो जाता है तो जिसके कारण होता कि आपको बार बार मिचली आएगा, बढ़िया अच्छा से आपको लेटरिंग नहीं होगा और पेट में एक अजीब टाइप सी दर्द या गैसेस बनना चालू रहेगा। मानव शरीर का वह कौन सा अंग जो कि ग्लाइकोजन के रूप में प्रोवाइड होता है, यह कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने वाला ये बात करता है मानव शरीर का कौन सा अंग है जो कि ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? यह यकृत होता है, जो कि ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में भंडार करके रखता है और जब ज़रूरत होता है हमारे सेल्स को तो वह प्रोवाइड कर देता है। आगे बात करते हैं, एक स्तनधारी की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? अगर मानव शरीर में भी अगर बात करा जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? वह कौन सी होती है? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे बात करते हैं अग्नाशय मानव शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सा है? सबसे बड़ी ग्रंथि हम बात किए, और दूसरा अगर सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि वह कौन है? अग्नाशय एवं पहला कौन सा है? यकृत है, ठीक है। पीलिया जो कि होता है यह यकृत में हो जाता है। अब बात करते हैं पीलिया कैसे होता है, जो कि हम लोग इसको जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। होता क्या है, जब हमारा ब्लड जाके यह छानने के लिए आता है यकृत में, तब यहाँ पर जो कि ब्लड में उपस्थित पेंटापाइटोग्लाइकोजन होता है,
जो कि ब्लड में सीरम के रूप में ये मौजूद रहता है। ये पीले लड़के हल्के तरह का होता है और जब ब्लड सेल्स जब डेट करता है तब वो दो फॉर्म में टूटता है। एक हो गया यूरोक्रोम में और दूसरा होता है एक यूरिक एसिड में। ठीक, तो यूरोक्रोम जो कि होता है तो यह यूरिक एसिड जो कि यूरिन के माध्यम से वो बाहर निकल जाता है, नहीं तो यह यकृत में फंस के रह जाता है। एवं यूरोक्रोम भी है जिनका रंग की पीला होता है, जिनके यूरोक्रोम के कारण ही लैट्रिन का रंग पीला होता है और यूरिन के कारण ही मूत्र का रंग पीला होता है, हल्का पीला होता है। ठीक है, तो जिसके कारण ये आंत यकृत में भी फंस के रह जाते हैं और वह उनका उसमें डिसबैलेंस कर देता है उनको और वह शरीर में धीरे धीरे दिखने लगता है और ब्लड में ये यूरोक्रोम एवं यूरिन की मात्रा बढ़ जाता है, जिसके कारण दिखने लगता है, हमें पीलिया हो जाता है। आगे बात करते हैं पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है। मतलब पाचन का जो क्रिया होता है आहार नाल में, जो कि हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, स्टार्च का अंतिम रूप जो कि बनता है वह ग्लूकोज बनता है। अंतिम रूप तो कोई भी अगर हम लोग ग्लूकोज मतलब खा रहे हैं, चीनी, गुड़, घी, दही या तो सुक्रोज, माल्टोज, फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, जो भी लैक्टोज खा रहे हैं, तो अंतिम रूप से उनका अगर बनेगा तो वो अंतिम में जाके ही ग्लूकोज ही बनेगा। आगे बात करते हैं डॉग मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। अगर डॉग फिश की बात करें, स्टार फिश, जेली फिश, कटला फिश इत्यादि, ये फिश नहीं है, केवल ये फिश जिस मछलियों के नाम के अंदर मछली लगा रहेगा वो मछली नहीं रहेगा, केवल डॉग फिश को, कॉड फिश को छोड़कर। ठीक है, एवं डॉग फिश को छोड़कर। आगे बात करते हैं पंपस गलसुआ, मतलब गाल जो फूलता है, गाल जो बच्चों में देखते हैं गाल फूलने की बीमारी पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है, फैलाई जाने वाली बीमारी है, जिसमें कि पैरोटिक ग्रंथि में सूजन और जलन व दर्द होने लगता है। पैरोटिक ग्लैंड होता है हमारे सेल्स में, जो कि यह सूजन ग्लैंड हो जाता है और यह गलसुआ नाम का बीमारी हो जाता है। आगे बात करते हैं लेगर हैंस जो होता है कि द्वापिकाएँ का अंग उपस्थित होती है अग्नाशय में। लेगर हैंस की जो कि यह अंग जो होता है यह कहाँ पे उपस्थित रहता है? यह अग्नाशय में लेगर हैंस उपस्थित रहता है। आगे बात करते हैं मानव शरीर में किस अंग में से हार्मोन के साथ साथ पाचन एंजाइमों का स्रावन होता है? वह अग्नाशय से होता है। आगे बात करते हैं जठर ग्रंथियाँ, ये भी अग्नाशय में पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है। जठर रस निकलता है, इससे एवं भोजन पचाने में सहायता होता है, यह अमाशय में पाया जाता है। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण संग्रह किया जाता है? फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन, ये यकृत के द्वारा स्टोर किया जाता है, जो कि ये फाइब्रिनोजेन ये ब्लड में मिला हुआ रहता है, जो कि ब्लड को क्लॉट करने में सहायता होता है। वो कौन है? फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन जो कि रहता है यह ब्लड को रंग प्रदान करने में यह सहायता होता है, जिसके कारण यकृत भंडारित करके रखता है। कौन से? आगे अगर हम बात करते हैं तो वह है यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ होता है? यकृत में जो उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, वह कौन सा पदार्थ मानव शरीर को रक्त बनाने जमाने में होता है? वह हिपेरिन, जिसमें कि विटामिन के प्रेजेंट रहता है। लंबे समय तक उपवास रखने से सर्वाधिक प्रभाव में किस अंग खराब होता है? किडनी खराब होता है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा फास्टिंग कर रहा है तो बिल्कुल ही उनका किडनी खराब होने की चांस अधिक हो जाएगी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग, आगे बात करता है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? वह छोटी आंत में संपन्न होता है मानव शरीर का पाचन अधिकतर। ठीक है, मानव शरीर में छोटी आंत होती है, कौन सा? अवशोषण के लिए। अवशोषण के लिए मतलब बड़ी आंत पचाती है एवं छोटी आंत उसका अवशोषण करता है। मानव शिशु के जन्म, आगे बात करते हैं मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात मतलब बाद दंत निकलना प्रारंभ होता है। 6 महीने के बाद ही मानव के बच्चों में दांत निकलना प्रारंभ हो जाएगा। एक लाइन है, किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? वृक्का, किडनी के द्वारा यूरिया एवं यकृत के द्वारा यूरोक्रोम अलग किया जाता है। यकृत में ही यूरोक्रोम बन जाता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण पीलिया होता है। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जास्ता। इंसुलिन अगर किसी का ब्लड शुगर अगर बढ़ जाए उसे जास्ता की टैबलेट दिया जाता है और उसे इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है अगर जिनका कि ब्लड शुगर बढ़ जाता है।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक ऑन केयर।